औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि किसी चीज़ की कीमत बदलने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में जो है वो कितनी तब्दीली आ जाती है। अगर किसी चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली से उसकी तलब में बहुत कम तब्दीली आती है तो इसको हम कम लचकदार तलब जो है वो कहते हैं। और जब किसी चीज़ की कीमत में मामूली सी भी तब्दीली की वजह से उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है तो उसको जो है ज़्यादा लचकदार तलब या मोर इलास्टिक डिमांड जो है वो कहा जाता है। Price elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded with a given percentage change in the price. Price elasticity of demand जो है वो फीसद चेंज है क्वांटिटी डिमांड में, जो फीसद चेंज में जो तब्दीली में फीसद चेंज की वजह से रोनमा होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये मेजर करता है कि किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से उसकी तलब में कितनी तब्दीली जो है वो आती है। अगर किसी चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली से उसकी तलब में बहुत कम तब्दीली आती है तो उसको कम लचकदार तलब कहा जाता है। और जब किसी चीज़ की कीमत में मामूली सी भी तब्दीली की वजह से उसकी तलब में बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली आती है तो इसको ज़्यादा लचकदार तलब या मोर इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। The price elasticity of demand and its determinants। प्राइस elasticity of demand का इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है? मतलब क्यों एक चीज़ की कीमत बदलने से उसकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है और क्यों किसी चीज़ की कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली से उसकी तलब में बहुत कम तब्दीली आती है। तो इसका इन्हिसार जो है सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स पर है। अगर किसी चीज़ की क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो है अवेलेबल है, उसकी मुतबादिल जो है वो अवेलेबल है, तो इसकी कीमत में तब्दीली की वजह से उसकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है क्योंकि लोग जो है वो उसका मुतबादिल जो है वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। द मोर द सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल द मोर विल बी द इलास्टिसिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब आपकी जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो उतनी ज़्यादा जो है उसकी तलब जो है वो लचकदार होती है। और किसी चीज़ की सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं हो, उसके मुतबादिल अवेलेबल ना हो तो उसकी कीमत में बेशक बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए लेकिन उसकी तलब में बहुत कम तब्दीली आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप पेप्सी और कोका कोला का एग्जांपल ले रहे हैं यार, ड्यू है, पेप्सी है, ड्यू है, सेवन अप है, स्प्राइट है, ये सारे क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगर कोई बंदा जो है वो कोक का की जब कोक की कीमत बढ़ती है तो लोग जो है वो कोक का जो है कोक खरीदना छोड़ देते हैं, वो कोक पीना छोड़ देते हैं, लोग जो है वो पेप्सी की तरफ शिफ्ट होते हैं, वो सेवन अप की तरफ शिफ्ट होते हैं। वो जो है और बहुत सारी कंपनीज की ड्रिंक्स जो है वो अवेलेबल है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी गुड्स की सब्सिट्यूट जो है वो अवेलेबल हो, उसकी मुतबादिल अवेलेबल हो, तो जब उसकी चीज़ की कीमत में तब्दीली आ जाती है तो लोग दूसरी चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की मुतबदल अवेलेबल नहीं हो तो जो है बंदा मजबूरन वही ख़रीदता है, कीमत अगर ज़्यादा हो जाए उसके बावजूद उसको वही चीज़ ख़रीदनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप वो आटा ले लें, आपने जो है वो रोटी खानी है, चाहे जो कुछ भी हो आपने रोटी खानी है, तो इसकी वजह से अगर आटे की कीमत ज़्यादा हो जाए तो उसकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती क्योंकि आटे के बगैर जो है वो गुजारा नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें जिनकी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी कीमत में जो है उसकी तलब बहुत ज़्यादा लचकदार होती है। और जिन चीज़ों की सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है उन चीज़ों की तलब जो है वो कम लचकदार होती है। अच्छा जी। इस तरह नेसेसिटीज वर्सेस लग्जरीज जो है इसका भी इम्पैक्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। इन केस ऑफ नेसेसिटीज इलास्टिसिटी विल बी लो। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी इलास्टिसिटी कम होगी
उसकी लचक जो है वो कम होगी। वाइल इन केस ऑफ लग्जरीज इलास्टिसिटी विल बी हाई, जबकि लग्जरीज के केसेस में इलास्टिसिटी हाई होगी। मतलब वही चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उसकी कीमत बढ़ने से उसकी तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा न उसकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। तो इसकी वजह से नेसेसिटीज़ जो है उसकी डिमांड कम लचकदार होती है, जबकि लग्जरीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा लचकदार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लग्जरीज़ में आपका परफ्यूम आता है, अगर परफ्यूम का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो लोग उसको ख़रीदना छोड़ देते हैं। इस तरह नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल ले लिया आटा का, चीनी का, चाय का। तो मतलब आटा, चीनी, चाय इन चीज़ों की जो है ये बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर गुज़ारा नहीं होता। तो इसकी कीमत में तब्दीली की वजह से उसकी तलब में बहुत कम तब्दीली जो है वो रोनुमा होती है। इस तरह डेफिनेशन ऑफ द मार्केट है कि मार्केट जो है वो क्या है। मतलब इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इलास्टिसिटी विल बी हाई। मतलब अगर कम्पिटिटिव मार्केट है, अगर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा सप्लायर्स है और एक चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूसर्स है, सप्लायर्स है ज़्यादा है और बायर्स भी ज़्यादा है, तो उस चीज़ की इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इन मोनोपोली मार्केट की इलास्टिसिटी विल बी लो, जबकि आपकी मोनोपोली हो अगर किसी चीज़ की इजारादारी हो, तो उसमें क्या है, उसमें आपकी तलब की लचक जो है वो कम होगी। इस तरह फोर्थ फैक्टर इसका टाइम होराइजन है। द मोर द टाइम अवेलेबल द मोर विल बी इलास्टिसिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपको टाइम जो है किसी चीज़ की कंजम्पशन में टाइम ज़्यादा हो तो लोग उसको टाइम के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो टाइम जितनी ज़्यादा होगी इलास्टिसिटी जो है ज़्यादा होगी, और अगर टाइम कम होगी तो मतलब लोग शॉर्ट टर्म में एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी। तो मतलब ये आपके 4 फैक्टर्स हैं। इन 4 फैक्टर्स की वजह से किसी चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और इन 4 ही की फैक्टर्स की वजह से किसी दूसरी चीज़ की इलास्टिसिटी कम होती है। अगर किसी चीज़ एक दफ़ा फिर मैं जो है रिवाइज़ करता हूँ, अगर किसी चीज़ की जो है वो क्लोज़ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और अगर किसी चीज़ की क्लोज़ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। इस तरह अगर कोई चीज़ नेसेसिटी है, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, तो इसकी इलास्टिसिटी कम होगी, और अगर कोई चीज़ जो है वो लग्जरी है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह डेफिनेशन ऑफ द मार्केट है, अगर आप परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर आप मोनोपोली मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी मोनोपोली मार्केट में आपकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी। ये मार्केट में आगे आ रहा है। जब हम मार्केट डिस्कस करेंगे उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट डिस्कस करेंगे, उसमें हम परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करेंगे, उसमें हम मोनोपोली डिस्कस करेंगे, उसमें हम ओलिगोपोली डिस्कस करेंगे, उसमें हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्कस करेंगे। तो आगे जाके आप फिर ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये आपकी समझ में आ जाएगी कि मतलब परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है। इस तरह जो है टाइम होराइजन है, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब शुरू शुरू में जब पेट्रोल बढ़ रहा था तो हमारे पास सीएनजी नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी कम थी, मतलब लोग दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब टाइम गुजर गया तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी सीएनजी गाड़ी आ गई, तो अब जो है सीएनजी मतलब लॉन्ग टाइम में क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा हो गई। मतलब अगर कोई पेट्रोल बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ती है तो लोग सीएनजी पर शिफ्ट करते हैं, एलपीजी पर शिफ्ट करते हैं। इस तरह जो है मतलब टाइम जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी उतनी आपकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और अगर टाइम जितनी कम अवेलेबल होगी तो उसकी इलास्टिसिटी कम जो है वो होगी। तो ये आपका इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हो गया। और फिर प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स हो गए कि कौन कौन सी चीज़ों पर जो है वो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी का डिपेंड होता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिटरमिन्स डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक। डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगा अगर द लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, अगर आपकी गुड्स की ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होगी, जिस तरह हमने पहले बता दिया। डिमांड टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ़ द गुड्स इज़ अ लग्जरी, अगर आपका गुड जो है वो लग्जरी हो। इस तरह डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक इफ़ द मोर नैरोली डिफाइंड द मार्केट, अगर आपका मार्केट जो है वो नैरोली डिफाइंड हो। इस तरह डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक इफ़ द लॉन्गर द टाइम पीरियड, आपका टाइम पीरियड जो है वो अगर ज़्यादा हो तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी से क्या मुराद है, इसका इन्हिसार किन बातों पर होता है, व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्क्राइब इट्स डिटर्मिनेंट्स, तो फिर आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद आपने ये चार जो है इसके डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं, और हर एक डिटर्मिनेंट पर आपने फिर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है।
नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह जो है वो कंप्यूट करते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फार्मूला ये है कि हम जो क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आता है उसको हम डिवाइड करते हैं आपकी प्राइस की परसेंटेज चेंज पर। Price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in prices। मतलब हमारे पास दो क्वांटिटी डिमांडेड, दो क्वांटिटीज गिवन होगी। एक आपकी जो है पहली क्वांटिटी जब आपकी प्राइस नहीं बढ़ी थी, और एक आपकी जब प्राइस बढ़ गई तो उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड। तो उस दोनों में जो है परसेंटेज हम चेंज जो है उसका परसेंटेज मालूम करेंगे कि कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में। और फिर नीचे प्राइस भी हमारे पास दो हो गई, जब पहले प्राइस होगा और फिर जो है चेंज्ड प्राइस होगा। तो इन दोनों प्राइसेस को भी हम जो है इसका परसेंटेज मालूम करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस तरह मालूम करेंगे, हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू। ये डेल्टा क्यू जो है इसका मतलब क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू इसका मतलब है चेंज इन क्यू। तो चेंज इन क्यू हम कैसे मालूम करेंगे, चेंज इन क्यू हम इस तरह मालूम करेंगे कि क्यू वन माइनस क्यू टू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्यू वन क्वान्टिटी होगी और क्यू टू क्वान्टिटी होगी, तो क्यू वन से हम क्यू टू माइनस करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आता है, चेंज इन क्यू आता है। तो हमारे पास फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्यू, और नीचे जो क्यू है ये आपका ओरिजिनल वाला क्यू है कि मतलब पहले जिसकी जब आपकी क्वांटिटी थी, तो उसको मालूम करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मालूम होगा। इस तरह डेल्टा पी डिवाइड बाई पी मतलब आपके अर्लियर पी और उसके बाद पी, ठीक है। तो उससे हम माइनस करेंगे, वही लिखेंगे, और नीचे पी जो है उसमें हम ओरिजिनल वाला पी लिखेंगे जब आपकी जो चेंजेस है वो नुमा नहीं होती है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लिकेशन पर क्या होता है, इसके परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो मालूम होता है। सौ कैन बी कैंसल आउट विद सो वी लिफ्ट विद द 100 जो है आपका 100 के साथ कैंसिल हो जाता है। 100 इज क्रॉस्ड विद 100, तो हमारे पास क्या आता है, स्टेप 2 पर आ जाए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू और डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ओवर पी। फिर द इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज द, फिर इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आपने डेल्टा क्यू और क्यू लिख दिया, और डेल्टा पी और डिवाइड बाई पी जब ऊपर आता है तो ये उल्टा हो जाता है, पी ऊपर चला जाता है और डेल्टा क्यू जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। फाइनली द फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन एज द, और फाइनली हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला इस तरह बनता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एंड मल्टीप्लाइड बाई पी ओवर क्यू। तो अब डेल्टा क्यू से क्या मुराद है, डेल्टा क्यू से मुराद है कि आपकी क्यू में कितनी चेंज आई है। डेल्टा पी से क्या मुराद है कि आपकी प्राइस में कितनी चेंज आई है, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल पी के साथ, ओरिजिनल प्राइस के साथ, और इस पर इसको प्राइस को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी पर। वेयर डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, आपकी डेल्टा क्यू जो है ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी आपका चेंज इन प्राइस है। P is the original price, P आपका ओरिजिनल प्राइस है, एंड Q is the original quantity और Q आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और फिर उसको हमने मॉडिफाई करके फाइनली अपना फार्मूला हासिल कर लिया। अब एग्जांपल करते हैं इस पर ताकि आपकी समझ में आ जाए। If the price of an ice cream cone increases from rupees 10 to 12, एक आइसक्रीम कोन है, अगर उसकी कीमत 10 से बढ़कर 12 हो जाती है, एंड द अमाउंट यू बाई फॉल्स फ्रॉम 100 टू 40, और चूंकि कीमत बढ़ती है तो कीमत की बढ़ने की वजह से आपकी क्वांटिटी कम होती है, तो आपकी क्वांटिटी 100 से कम होकर 40 पर आ जाती है, देन योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी कैलकुलेटेड इज द, तो फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे पास दो प्राइसेस गिवन होंगे और दो क्वांटिटीज जो है वो गिवन है। आपका ओरिजिनल कीमत क्या है, 10 है, आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, 100 है। फिर आपकी जब कीमत बढ़ती है 10 से 12 पर, तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है 100 से 40 तक। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फार्मूला आपको मालूम है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी ओवर क्यू। फ्रॉम द एग्जांपल वी हैव, आपकी
क्यू में कितनी चेंज आई है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू 100 से कम होगी 40 हो गई है, तो 100 से 40 को माइनस करके 60 हासिल होता है। तो आपकी क्वांटिटी में कितनी तब्दीली आई है, आपकी क्वांटिटी में 60 जो है तब्दीली आई है। तो हमारे पास डेल्टा क्यू क्या हो गया, 60 हो गया। अब डेल्टा पी की तरफ आते हैं। आपका ओरिजिनल प्राइस जो है 10 फिर 12 हो गया, तो 12 से 10 को माइनस करके हमारे पास क्या हासिल होता है, 2 हासिल होता है। और ओरिजिनल प्राइस आपका 10 है और ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी क्या है, वो 100 है। तो इन सारों को जब हम फार्मूला में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला वी गेट डेल्टा क्यू की जगह हम 60 डालते हैं, डेल्टा पी की जगह हम 2 डालते हैं, पी की जगह हम 10 डालते हैं और क्यू की जगह हम 100 जो है वो डालते हैं। तो इससे क्या होता है, 3 जो है वो हासिल होता है। 3 किस तरह हासिल होता है, 2 को जो है मतलब ये एक जीरो नीचे जीरो से ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास 1/10 रहता है। फिर जो 10 वाला जीरो है वो 6 के साथ क्रॉस हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाता है, 6 डिवाइड बाई 2 रह जाता है। और 6 को हम जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो आप क्या हासिल होता है, आपका हासिल होता है 3। द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 3 which is greater than 1, hence we say that demand is elastic। आप एक बात याद रखें कि जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हम इसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं, कि इसमें इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा है। आपकी अगर वैल्यू जो है आपकी 1 से कम आती है तो इसको हम कम इलास्टिक डिमांड कहते हैं, मतलब उसमें अब इलास्टिसिटी क्या होती है, वो कम होती है। और जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू जब 1 से बड़ी आ जाती है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कीमत में मामूली तब्दीली की वजह से आपकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली रोनमा हो गई। अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में मामूली तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली रोनुमा हो गई। इसकी वजह से हम इसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। इस तरह जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से छोटी आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली की वजह से तलब में बहुत कम तब्दीली जो है वो रोनमा होती है, और इसको हम कम इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। इस तरह जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ये है कि कीमत और तलब दोनों में बिल्कुल यकसा तब्दीली आई है। मतलब 30% चेंज इन द प्राइस रिजल्टेड टू ओनली 30% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दैट इज व्हाई आवर वैल्यू इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ 1 मीन दैट और डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा, अब डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर आ जाए कि मतलब आपकी क्या क्या वैल्यूज जो है वो आ सकती है। सबसे पहले आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, कि क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज, कि अगर आपकी प्राइस चेंज हो जाए लेकिन उसकी जवाब में क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल भी तब्दीली आज ना आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये कम्प्लीटली इन इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। तो जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने आपने मालूम कर दी और उसकी वैल्यू सिपर आ गई, तो इस सिपर का मतलब ये है कि प्राइस में तब्दीली की वजह से क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली नहीं आती, मतलब आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी डिग्री क्या है कि आपकी इन इलास्टिक डिमांड जिसे कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जब 1 से कम आती है, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू प्राइस चेंज। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब रिस्पॉन्ड करता है लेकिन स्ट्रांगली जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। मतलब ये है कि आपकी प्राइस में तब्दीली की वजह से आपकी प्राइस में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है और इस ज़्यादा तब्दीली की वजह से क्वालिटी डिमांड में बहुत कम तब्दीली आई है। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि आपकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं थर्ड डिग्री पर कि आपकी यूनिट इलास्टिक है। यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 आती है, आपकी 1 के बराबर होती है। क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय द सेम परसेंटेज इज द प्राइस, कि मतलब आपकी दोनों जब एक ही परसेंटेज से चेंज हो, मतलब आपकी जितनी जितनी चेंज जितनी परसेंट चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांड में आती है
उतनी परसेंट चेंज आपकी अगर क्वांटिटी डिमांड में आती है तो आप कहते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक हम इसको कहते हैं। क्वांटिटी डिमांड इज चेंजेस बाय द सेम परसेंटेज इज द प्राइस। 30% change in the price resulted 30% change in quantity demand, 20% change in price resulted to 20% change in quantity demand, and so on। अच्छा, फिर आ जाती है डी चौथी डिग्री पर इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू एक से ज़्यादा आ जाती है, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में मालूम की और हमारे पास वैल्यू 3 आ गई, तो इसका मतलब है कि आपकी डिमांड जो है वो इलास्टिक है। क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये है कि आपका क्वांटिटी डिमांड जो है वो स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस इन प्राइस को। अगर आपकी प्राइस में मामूली सी भी तब्दीली आ जाती है तो इस मामूली सी तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको इलास्टिक डिमांड कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, फिर आ जाए आपकी आखिरी डिग्री पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपकी वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर आ जाती है। इसका मतलब ये है क्वांटिटी डिमांड चेंजेस इन्फिनिटली विद इन एनी चेंज इन प्राइस के। अगर आपकी प्राइस में मामूली सी भी तब्दीली आ जाए तो क्वांटिटी डिमांड में बेतहाशा तब्दीली आ जाती है, उसमें इन्फिनिट तब्दीली जो है वो आ जाती है। तो ये आपकी कितनी हुई? आपकी 5 डिग्री हो गई। तो इसके मतलब ये है कि आपकी इलास्टिसिटी का रेंज जो है वो रेंज क्या है? वो 0 टू इन्फिनिटी है, कि मतलब आपकी इलास्टिसिटी जो है वो वैल्यू सिपर आ सकती है और वो इन्फिनिटी भी आ सकती है। तो मतलब इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू की रेंज क्या हो गई? समटाइम्स आपके एमसीक्यूज में आता है कि इलास्टिसिटी का जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो उसमें ऑप्शन लिखे होते हैं 0 से 1 तक, 1 से इन्फिनिटी तक, इस तरह 0 से इन्फिनिटी तक। तो आप ये याद रखें कि मतलब इलास्टिसिटी का रेंज जो है वो क्या है? वो 0 से इन्फिनिटी के दरमियान है, कि मतलब आपकी वैल्यू 0 भी आ सकती है और आपकी ये वैल्यू इन्फिनिटी भी आ सकती है। अच्छा, अब हम हर एक को हम क्या कहते हैं? हर एक को डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अब क्या जाती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़ीरो की बराबर होती है। तो वर्टिकल एक्सिस पर हमने प्राइस मेजर किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने क्वांटिटी जो है वो मेजर की है। ये आपका डिमांड लाइन है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है। आपका डिमांड क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि आपकी प्राइस ज़्यादा हो कम हो आपकी डिमांड पर बिल्कुल असर नहीं होता। अगर कीमत 10 है तब भी डिमांड 100 है, अगर कीमत आपकी 5 है तब भी डिमांड 100 है, अगर कीमत आपकी 1000 है तब भी आपकी डिमांड 100 है। मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांड का प्राइस पर जो है प्राइस का जो है क्वांटिटी डिमांड पर असर नहीं है। ये आपकी हो गई प्राइस 4। अगर आपका प्राइस 4 है तब भी क्वांटिटी डिमांड 100 है। और अगर प्राइस जो है इन इंक्रीज इन द प्राइस जो है आपकी अगर 5 पर हो जाती है तब भी जो है लीव्स द क्वांटिटी डिमांड अनचेंज, तो फिर जो है ये क्वांटिटी डिमांड पर फिर भी जो है कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ क्या है? ज़ीरो है। हमने बता दिया था कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आपकी ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड का जो है प्राइस का क्वांटिटी डिमांड पर बिल्कुल भी असर नहीं है। प्राइस ऊपर हो नीचे हो जो कुछ भी हो आपकी क्वांटिटी डिमांड पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब आपका जो है क्वांटिटी डिमांड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्राइस। आपकी प्राइस जो है इससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये पहला जो है ये पहली डिग्री हो गई। अब आ जाए ये भी याद रखें कि इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट डिमांड, मतलब बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन जो है आपका डिमांड। जब आपका डिमांड बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन होता है तो इस वर्टिकल लाइन पर आपकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़ीरो की बराबर होती है। अच्छा, अब आ जाए दूसरी केस की तरफ, इन इलास्टिक डिमांड कि आपकी इलास्टिसिटी क्या है? वो लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 का मतलब ये है कि आपकी प्राइस में जो है बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है लेकिन उससे क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम तब्दीली आ जाती है। ठीक है, जब आपकी प्राइस में बहुत ज़्यादा तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम तब्दीली आ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इस सिनारियो में हमारे पास इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, जब आपकी प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड क्या है? वो 100 है। ठीक है, जब कीमत जो है बढ़ती है 22% इंक्रीज इन प्राइस आ जाती है तो आपका कीमत 5 हो जाता है। मतलब क्या है? सिर्फ 22% उसमें चेंज आ जाता है। 4 से 5 तक
जब आप गिन लेते हैं तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 22% इंक्रीज हो जाता है। तो 22% इंक्रीज इन प्राइस resulted to decrease the quantity from 100 to 90, which is leads to an 20% decrease in quantity demand। तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज जो है वो 20% आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस में ज़्यादा इजाफे की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कम जो है वो तब कम जो है वो कमी आई है। तो इस सिनारियो में हमारे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी। ठीक है। अच्छा, अब तीसरी तीसरी केस की तरफ आते हैं। यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड में आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है? वो 1 के बराबर होती है। यूनिट इलास्टिक होती है, इसका मतलब ये है कि दोनों में सेम परसेंट चेंज आता है। आपकी क्वांटिटी डिमांड और आपकी इलास्टिसिटी में बिल्कुल एक यकसा जो है वो तब्दीली आ जाती है। ठीक है। ये आपका डिमांड लाइन हो गया। जब आपका प्राइस जो है 4 है तो क्वांटिटी डिमांड 100 है। जब आपका प्राइस बढ़ के 4 से 5 हो जाता है, इसमें 22% जो है वो इंक्रीज आ जाता है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 100 से 80 पर आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी 22% डिक्रीज आ जाती है। तो मतलब सेम सेम इंक्रीज सेम चेंज इन बोथ same change in both the quantities. A 22% increase in the prices resulted to a 22% decrease in the quantity demand. Hence, both the changes are equivalent, and we say that the elasticity of demand is unit elastic. अच्छा जी। अब जो है वो फोर्थ डिग्री पे आ जाती है कि इलास्टिसिटी डिमांड, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जब आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है? वो 1 से ग्रेटर होती है। तो 1 से जब ग्रेटर होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्राइस में मामूली तब्दीली की वजह से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। मतलब आपकी प्राइस में मामूली सी तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। यहाँ आप देखिए कि जब आपकी कीमत 4 है तो काउंटर डिमांड 100 है। जब कीमत बढ़ के 4 से क्या हो जाती है? 5 हो जाती है, उसमें 22% जो है वो इंक्रीज आता है। तो आपकी क्वांटिटी क्या होती है? वो 100 से 50 पर आ जाती है, जो कि परसेंटेज में 67% बनती है। तो इसका मतलब है कि 22% इंक्रीज इन द प्राइसेस रिजल्टेड टू 67% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब है कि क्वांटिटी के प्राइस में बहुत कम तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको इसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं, या हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। और अब हम आते हैं फाइनल डिग्री पर। जब आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, इलास्टिक इक्वल्स इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी यहाँ आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है? वो इन्फिनिटी के बराबर होती है। मतलब आपकी प्राइस में मामूली तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें इनफिनिट तब्दीली आ जाती है। ठीक है। जब आपकी ये आपका डिमांड लाइन हो गया। आपका कीमत जो है वो 4 है। अगर उसमें मामूली सी भी तब्दीली आ जाए एट एनी प्राइस अबव 4, क्वांटिटी डिमांड इज जीरो। मतलब आप अगर 4 जो है प्राइस 4 से 4.1 पर जाता है तो क्वांटिटी डिमांड डायरेक्ट ज़ीरो पर आ जाती है। तो इसका मतलब है कि प्राइस में बहुत कम तब्दीली की वजह से आपके डिमांड में जो है वो इनफिनिट तब्दीली आ जाती है। इसकी वजह से हम इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और हम कहते हैं कि यह इलास्टिसिटी जो अब क्या है, वो इन्फिनिटी की बराबर है। एट एग्जैक्टली $4 कंज्यूमर विल बाई एनी क्वांटिटी। मतलब अगर आपकी कीमत $4 है तो कंज्यूमर जो है वो चीज़ खरीद लेता है। लेकिन अगर कीमत जो है मामूली सी इसको इसमें तब्दीली आ गई तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में इनफिनिट तब्दीली आ जाती है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वियर इलास्टिसिटी इक्वल्स इन्फिनिटी। एट अ प्राइस बिलो 4 क्वांटिटी डिमांड इज इन्फिनिट। मतलब अगर आपकी प्राइस जो है वो 4 से कम हो तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या है? वो इन्फिनिटी है। अच्छा जी। तो फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर आ जाते हैं। जिस तरह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बिल्कुल उसी तरह इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क ये है कि आपकी जब प्राइस में तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली आ जाती है तो इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और जब आपकी इनकम में तब्दीली की वजह से आपकी डिमांड में तब्दीली आ जाती है तो इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। मतलब आपका डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकता है, और इस तरह आपका डिमांड जो है वो इनकम में तब्दीली की वजह से भी चेंज हो सकता है।
Income elasticity of demand measures how much the quantity demand of a good respond to a change in consumer income. Income elasticity of demand क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि आपकी इनकम में तब्दीली की वजह से आपकी डिमांड में कितनी तब्दीली आ जाती है। अगर आपकी इनकम में मामूली तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है, तो हम इसको कहते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा तब्दीली की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत कम तब्दीली आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो कम है। इट इज़ कंप्यूट एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसको किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं? इसको हम इस तरह कंप्यूट कर सकते हैं, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम डिवाइड करेंगे आपकी परसेंटेज चेंज इन इनकम के। मतलब बिल्कुल वही फार्मूला है, लेकिन उसमें क्या था, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, और यह आपकी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब सिर्फ आपने करना ये है कि आपने प्राइसेस की जो है आपकी जहाँ आपकी फार्मूले में पी था उसकी जगह आपने इनकम लिखना है, क्योंकि इधर हम प्राइस की जगह इनकम जो है वो मेंशन करते हैं। अच्छा जी, आपकी टाइप्स ऑफ गुड्स है, मतलब एक आप नॉर्मल गुड होता है विद और एक इन्फीरियर गुड होता है। इन्फीरियर नॉर्मल गुड में क्या होता है, विद द इंक्रीज इन इनकम द क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड राइजेस। आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आपकी नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो बढ़ती है। और इन्फीरियर गुड क्या होता है, विद द इंक्रीज इन इनकम द क्वांटिटी डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड फॉल्स। जबकि इन्फीरियर गुड वही होता है, जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपकी इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो कम होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप सुपीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट होते हो। आपका जो है ध्यान जो है वो सुपीरियर गुड्स की तरफ होता है। मतलब इन्फीरियर गुड बंदा क्यों खरीदता है? इन्फीरियर गुड्स तो बंदा इसलिए खरीदता है क्योंकि मजबूरी है, उनको उसके पास पैसे कम है। अगर आपके पास जो है, मतलब आपने अपनी एक गिवन बजट में आपने एक बजट बनाया हुआ है मंथ का, तो उस मंथ में आप क्या करते हो, उस मंथ में आप गोश्त भी खाते हो, आप चिकन भी खाते हो, आप जो है फिश भी खाते हो, आप चावल भी खाते हो, इसके साथ साथ आप दाल भी खाते हो, आपका लोबिया भी खाते हो। तो मतलब ये दाल और लोबिया ये चीज़ें जो है ये आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपका जो है ये मंथली का जो बजट है उसको बैलेंस रखने के लिए आप उसमें सुपीरियर चीज़ें भी शामिल करते हैं और इन्फीरियर चीज़ें भी शामिल करते हैं। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी आमदनी बढ़ती है, तो फिर आप क्या करते हैं, तो फिर आप ये सुपीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट होते हैं और इन्फीरियर डिमांड का जो है इन्फीरियर गुड्स का डिमांड जो है वो कम कर देते हैं। अच्छा जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम है। अच्छा, इसका फार्मूला भी है, इलास्टिसिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। स्टेप फर्स्ट में हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी उसको हम ई डी से मेजर करते थे और इसको हम क्या करते हैं, इसको ई वाई से मेजर करते हैं कि उनकी आपकी जो है इनकम इलास्टिसिटी है। इसका फार्मूला बिल्कुल वही है, लेकिन चेंज इन डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी की बजाय हम इधर क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई। बिल्कुल सिमिलरली 100 जो है वो 100 के साथ क्रॉस होता है और हमारे पास रहता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू एंड डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई। फिर जब स्टेप 3 में आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा वाई और वाई को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वाई को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते थे और डेल्टा वाई को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। और फाइनली स्टेप 4 में हमारे पास फार्मूला बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाइडेड बाई वाई ओवर क्यू। वेयर चेंज इन क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डेल्टा क्यू जो है वो बिल्कुल वही है जिसको हम जिस तरह हम जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर करते थे। और चेंज इन वाई, डेल्टा वाई जो है ये क्या है, चेंज इन इनकम है, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वाई हमारे पास ओरिजिनल इनकम है एंड क्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी और क्यू जो है हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब इस पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है
if the income of an individual increases from rupees 10,000 to rupees 12,000, मतलब आपकी जब इंडिविजुअल का इनकम बढ़ जाती है 10,000 से 12,000 पे हो जाती है, एंड द अमाउंट ऑफ अ गुड ही और शी परचेज इज इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 80, और चूंकि उनकी इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ने की वजह से क्या करती है, वो और डिमांड ऑफ गुड जो है वो भी ज़्यादा कर देती है, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो गई है तो इनकम ज़्यादा होने की वजह से आपकी डिमांड ऑफ गुड्स जो है वो भी ज़्यादा हो गई है। जब आपकी इनकम 10,000 से 12,000 पर चली जाती है तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो भी 40 से 80 यूनिट्स हो जाती है। देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी कैलकुलेटेड इज द, तो फिर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह जो है वो कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला ये है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड इज द elasticity of demand change in delta Q divided by Y multiplied by Y over Q. From the example we have डेल्टा वाई किस चीज के बराबर है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 12,000 माइनस 10,000, तो क्या आ गया आपका 2,000 आ गया, डेल्टा डेल्टा वाई आपका 2,000 आ गया। और डेल्टा क्यू क्या है, 80 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 40, तो आपका डेल्टा वाई आपका 40 आ गया। इनकम आपकी 10,000 है ओरिजिनल, और ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी 40 है। पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला वी गेट, हम सारे वैल्यूज को जब फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 40 डिवाइडेड बाई 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 डिवाइडेड बाई 40, और इसको फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद इस इन तीन ये 2,000 के जो तीन सिपर है उसको हम 10,000 के तीन सिपर के साथ क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। फिर जो इधर 10 रहता है नीचे 40 है तो 10 जीरो जो है वो जीरो के साथ क्रॉस करते हैं तो इधर 1/4 रहता है, और इधर हमारे पास 40/2 जो है वो रहता है। तो टू वन ज़ा टू, टू 20 ज़ा 40, तो इधर हमारे पास 20 आ जाता है, 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5, और फाइनली हमारे पास 5 वैल्यू आ जाती है। अब इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आ गई, अब इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। 5 चूँकि एक से बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो हाई है। इनकम इलास्टिसिटी के हाई होने का क्या मतलब है कि आपकी इनकम में मामूली तब्दीली की वजह से आप जो है डिमांड ऑफ गुड्स में बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली कर देते हैं। मतलब आपकी इनकम बहुत कम बढ़ी है, 10,000 से 12,000, जस्ट इसमें 2,000 चेंज आया है, जबकि आपने परचेस जो है वो डबल कर दी है, आपने 40 से 80 पर चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है, इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। और जब ये, अच्छा, तो जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू एक से बड़ी आ जाती है तो आप कहते हैं कि मतलब आपकी इनकम में मामूली तब्दीली की वजह से आपकी जो है वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। सिमिलर जो है उधर हमने डिग्रीज डिस्कस की थी, इधर भी वही डिग्रीज होगी कि मतलब आपकी जब वैल्यू एक से ऊपर है तो ज़्यादा इलास्टिक है, एक से नीचे है तो कम इलास्टिक है, एक के बराबर है तो यूनिट इलास्टिक है। और इस तरह मतलब जितनी डिग्रीज हमने उधर डिस्कस की थी वो सारे डिग्रीज इधर भी है, वो सारे डिग्रीज इधर भी अप्लाई होती है। फिर आ जाते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या चीज़ होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एक्स रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड वाई। इसमें ये है कि मतलब कीमत एक चीज़ की कम हो जाती है और उससे डिमांड दूसरी चीज़ की जो है वो तब्दील होती है। मतलब गुड एक्स और गुड वाई दो दो गुड्स है, तो आपकी गुड एक्स में जो क्या कहती है कि मतलब हाउ मच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स, आपका क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स जो है वो कितना रिस्पॉन्ड करता है चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड वाई को, जब वाई का जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गुड्स जो है या सब्सिट्यूट्स होते हैं, तो जब आपकी गुड्स सब्सिट्यूट होते हैं तो एक की कीमत में तब्दीली की वजह से दूसरी पर भी असर पड़ता है, कि मत क्योंकि मतलब अगर पेप्सी और कोक जो है वो एक दूसरे के सब्सिट्यूट है, तो अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ती है तो कोक को डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और अगर पेप्सी की प्राइस कम होती है तो कोक की डिमांड कम होती है। तो मतलब ये है कि ये दो डिफरेंट गुड्स है और ये एक दूसरे के सब्सिट्यूट है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इट इज़ कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज, इसको हम कंप्यूट किस तरह करते हैं, इट इज़ कंप्यूटेड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। इसको हम मेजर किस तरह करते हैं,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स के मतलब आपकी गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड में कितनी परसेंट चेंज आ गई, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। आपकी परसेंटेज चेंज प्राइसेस में जो है गुड वाई की प्राइसेस में जितनी तब्दीली आ जाती है उसको कितना रिस्पॉन्ड करती है, इसको हम ई एक्स वाई पर जो है वो डिनोट करते हैं। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। स्टेप फर्स्ट में हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू। बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह हमने पहले किया था, लेकिन अब इसमें क्या है कि क्वांटिटी एक गुड की है और प्राइस दूसरी गुड की है। इसकी वजह से हमने जो है सबस्क्रिप्ट्स में क्यू एक्स लिखा हुआ है और सबस्क्रिप्ट्स में हमने पी वाई लिखा हुआ है, मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। उसी तरह 100 को 100 से कैंसिल करते हैं, फिर जो है ये डिनोमिनेटर वाला हिस्सा जो है ये ऊपर लेते हैं और फिर इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं, तो फाइनली हमारे पास फार्मूला बनता है कि ई एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाइड बाई पी ओवर क्यू। अब इसमें डेल्टा क्यू क्या चीज़ है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई है, पी ओरिजिनल प्राइस है और क्यू जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी है। इस पर हम एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज फ्रॉम ₹10 to ₹12, अगर वाई गुड की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है 10 से 12 को, एंड द अमाउंट ऑफ अनदर गुड एक्स कंज्यूमर परचेज इंक्रीज फ्रॉम 40 to 80 यूनिट्स। इफ द प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12, मतलब आपकी प्राइस गुड वाई की चेंज हो गई, ठीक है, 10 से 12 पर चली गई और आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो गुड एक्स की ज़्यादा हो गई, 40 से 80 पर चली गई। देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी कैलकुलेट इज द, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ई एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई मल्टीप्लाइड बाई पी ओवर क्यू। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, क्यू एक्स डेल्टा क्यू एक्स कैलकुलेट करते हैं कि क्वांटिटी में कितनी तब्दीली आई, तो 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब है कि 40 जो है ये डेल्टा क्यू एक्स है, डेल्टा पी वाई हमारे पास क्या है, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। 2 जो है हमारा डेल्टा पी वाई है, पी इज 10 एंड क्यू इज 40। पी जो है वो 10 है और क्यू क्या है वो 40 है। पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला वी गेट, हम सारी वैल्यूज को जो है हम फार्मूला में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 40 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 40 which is equal to 5. The value of EXY is equal to 5 which is greater than 1, hence we say that cross price elasticity of demand is high। इधर भी हमारे पास वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ गुड जो है ये ज़्यादा इलास्टिक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हाई है। अच्छा जी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड देयर मीनिंग, इनका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, मतलब वैल्यूज के जो है इन सारे वैल्यूज के कोई मतलब होते हैं। अगर आपने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मालूम की और आपकी पॉजिटिव आ गई, मतलब जीरो से ऊपर आ गई, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है इट मीन्स दैट गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की, ये गुड्स क्या है, ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड विल रिजल्ट टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द अदर गुड, और इसमें एक गुड की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरी गुड की डिमांड में जो है वो इजाफा आ जाता है। इस तरह अगर आपकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू आपने मालूम कर दी और वो अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये गुड्स क्या है, ये कम्प्लीमेंट्स है, ये एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं होते। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल रिजल्ट टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर गुड, और प्राइस एक गुड की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरी गुड की प्राइस डिमांड में कमी आ जाती है, मतलब ये दोनों एक चीज़ें साथ साथ इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी कार और पेट्रोल जो है वो क्या है, ये कम्प्लीमेंट्स है, ये एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस तरह टायर और कार जो है ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्स है। इस तरह आपकी जब आपने वैल्यू मालूम कर दी, ई एक्स वाई की वैल्यू मालूम कर दी और वो ज़ीरो आ गई, एट मीन्स दैट गुड्स आर अनरिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि गुड्स का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर अनरिलेटेड, मतलब ये गुड्स आपके दोनों गुड्स आपके क्या है, ये अनरिलेटेड है, इनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फैक्टर डिटरमिनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये किन फैक्टर्स की वजह से जो है वो क्या क्या फैक्टर्स है जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो आपकी नेचर ऑफ कमोडिटीज है कि आपकी नेसेसिटी के लग्जरी गुड है, अगर आप गुड नेसेसिटी है तो मतलब अगर आपकी गुड नेसेसिटी है तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी, अगर आपकी लग्जरी गुड है तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी।
इस तरह आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है, जिस तरह हमने पहले भी बता दिया था कि द मोर द सब्स्टिट्यूट्स द मोर विल बी इलास्टिसिटी एंड वाइस वर्सा। इस तरह आप प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड है, अगर आपकी अब जो एक गुड है उस पर आपकी कितनी कितनी जो है वो इनकम, कितनी परसेंट आपकी इनकम जो है उस पर खर्च हो रही है, लार्जर द शेयर ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट द मोर विल बी इलास्टिसिटी। जितनी किसी चीज़ पर आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उसकी उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और जितनी आप उस पर पैसे कम खर्च करते हैं उसकी आपकी इलास्टिसिटी कम होती है। टाइम, द मोर द टाइम पीरियड द मोर विल बी इलास्टिसिटी, पहले भी हमने टाइम होराइजन डिस्कस किया था। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स, इसके साथ हम ये दो ऐड करते हैं कि यूजेस ऑफ गुड अगर ज़्यादा हो तो इसकी इलास्टिसिटी जो है ज़्यादा होगी, और अगर आप गुड की यूजेस कम हो तो इसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी। आखिर आपकी एडिक्शन है, द मोर द एडिक्शन द मोर विल इन इलास्टिसिटी एंड वाइस वर्सा। कि मतलब एडिक्शन आप क्या है, आप जो है एडिक्टेड है, अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड है तो उसमें इन इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और अगर आप एडिक्टेड नहीं है तो उसमें फिर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, फाइनली हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ, कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये कितनी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है वो क्या है। इम्पोर्टेंस में जो है आपकी इम्पोर्टेंस एंड टैक्सेशन पॉलिसी है। द मोर इलास्टिक द गुड्स लेस, द मोर इलास्टिक द गुड्स लेस विल बी द चांस ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स, एंड द मोर इन इलास्टिक द गुड हायर विल बी द रेवेन्यू विद टैक्सेस ऑन गुड्स। मतलब जब टैक्सेशन पॉलिसी पर हम जब आ जाते हैं कि किसी चीज़ की अगर आपकी क्या है कि उसमें इन इलास्टिसिटी ज़्यादा है, अगर उसमें इन इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो इन इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि कीमत ज़्यादा होने की वजह से उस चीज़ की डिमांड पर ज़्यादा असर नहीं होता, तो फिर उस चीज़ पर हम टैक्स ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि टैक्स लगाने से उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कीमत ज़्यादा हो जाने की वजह से उसकी डिमांड पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमें टैक्स जो है रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगी। अगर दूसरी तरफ अगर गुड इलास्टिक है तो जब उसकी चीज़ की कीमत उस पर टैक्स लगता है तो उसकी कीमत बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो लोग उसको परचेज करना ही छोड़ देते हैं, तो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी जो है इन सच केस वो नाकाम होती है। तो मतलब ये इलास्टिसिटी को हम देखते हैं जब हम टैक्सेस लगाते हैं, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका ये है कि ये टैक्सेशन पॉलिसी में करामत है, कि जिस जो हम गुड्स देखते हैं और गुड्स के डाटा निकाल लेते हैं कि किन किन गुड्स में जो है वो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उस पर हम टैक्स जो है नहीं लगा सकते, उसमें टैक्स लगाने के लिए रूम नहीं है। और अगर हम क्या करते हैं उस पर क्या है कि गुड्स जो है इन इलास्टिक है तो उसमें फिर टैक्स लगाने के लिए रूम जो है वो ज़्यादा है, हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट हो गया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फिर बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे उसका कंप्लीट लेक्चर है, लेकिन इधर आप थोड़ा सा उसकी आइडिया समझने की कोशिश करें कि द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज हायर प्राइस वेयर द डिमांड फॉर गुड इज इन इलास्टिक एंड वाइस वर्सा। मोनोपोलिस्ट ये वही होता है कि मतलब वो जो एक बंदा होता है, सिंगल सप्लायर ऑफ द गुड होता है, जब सिंगल सप्लायर ऑफ द गुड होता है तो वो अपनी मर्जी की कीमत जो है वो चार्ज कर सकता है। अगर सप्लायर ऑफ द गुड ज़्यादा हो तो फिर जो है वो अपनी मर्जी की कीमत चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो कीमत बढ़ा देता है तो लोग किसी और के पास चले जाते हैं, लोग किसी और के पास चले जाते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्ट में आपका प्रोड्यूसर सिर्फ एक है, तो आप जो है चाहे कुछ भी करे, आपने उसी ही से खरीदनी है, अगर उससे नहीं खरीदनी तो मतलब फिर किसी को कोई और जो है वो अवेलेबल आपको नहीं है। तो जब मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस चार्ज करते हैं तो वो देखता है कि गुड में इलास्टिसिटी क्या है, तो अगर गुड इन इलास्टिक हो तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, और अगर गुड इलास्टिक हो तो वो फिर कम प्राइस जो है वो चार्ज करता है। इस तरह आपकी इंपॉर्टेंस टू बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वाइल डिटरमिनिंग द प्राइस, एक बिजनेसमैन है वो एक किसी चीज़ की प्राइस जो है वो डिटरमिन करता है। द बिजनेसमैन लुक एट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड, तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स को जो है वो देखता है कि इलास्टिसिटी क्या है। अगर गुड्स की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो फिर कीमत चेंज करने, कीमत ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं हो सकता, और अगर गुड की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है तो फिर उसको पता होता है कि कीमत ज़्यादा चार्ज करने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो जो है क्या करता है, वो अपनी प्राइस की कीमत जो है वो ज़्यादा चार्ज करता है। इफ द डिमांड फॉर गुड इज़ इलास्टिक, अगर गुड की डिमांड इलास्टिक हो, ही और शी कैन चार्ज लोअर प्राइस, तो फिर लोअर चार्ज कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। इस तरह
इसकी इम्पोर्टेंस हेल्प टू लेबर यूनियन की लिए इनकी भी इम्पोर्टेंस है। द लेबर यूनियन कैन एजिटेट फॉर हायर वेजेस इफ द डिमांड फॉर गुड इज इन इलास्टिक। अगर डिमांड ऑफ गुड जो है वो इन इलास्टिक हो, ठीक है, मतलब गुड जो है उसकी कीमत बढ़ने से उसकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है, इसका मतलब है कि आपका गुड इन इलास्टिक है। और जब गुड इन इलास्टिक होता है तो फिर लेबर यूनियन इस पोजीशन में होते हैं कि वो एजिटेट करे हायर वेजेस के लिए, हायर वेजेस डिमांड करे कि, लेकिन जब प्रोड्यूसर उसको हायर वेजेस देगा तो जाहिर बात है कि हायर वेजेस जो है वो प्राइस की कीमत बढ़ाने से पूरी होंगे। तो जब प्राइस की कीमत वो बढ़ाएगा और उसकी क्वांटिटी डिमांड पर असर नहीं पड़ेगा, तो आपकी लेबर जो है वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो एजिटेट कर दे हायर वेजेस की तरफ। अच्छा, यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंटरनेशनल टर्म ऑफ ट्रेड इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इसका इन्हिसार भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर है, ठीक है। मतलब आपकी इम्पोर्टेड गुड्स अगर आपकी आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी हो, ठीक है, तो मतलब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप देखते हैं कि आपकी फॉरेन की जो है वो डिमांड क्या है। अगर फॉरेन डिमांड जो है आपकी गुड के लिए इलास्टिक है, ठीक है, उसमें तब्दीली ज़्यादा आ जाती है, तो आप क्या करते हो, उस गुड की कीमत कम कर देते हो। जब आप कीमत कम कर देते हो तो उधर क्या कहते हैं, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाता है फॉरेन में, और आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह इंपोर्ट्स को कम करने के लिए आप ये करते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं। तो आपके इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, इस तरह आपकी गाइडलाइन टू द प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के लिए भी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी एक गाइडलाइन है। द मोर इलास्टिक द गुड्स द प्रोड्यूसर विल टेंड्स टू लोअर इट्स आउटपुट एंड वाइस वर्सा। द मोर इलास्टिक द गुड्स, अगर गुड्स ज़्यादा इलास्टिक हो, ठीक है, इलास्टिक का मतलब ये है कि उसमें तब्दीली ज़्यादा आती हो, द प्रोड्यूसर विल टेंड्स टू लोअर इट्स आउटपुट, फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, आपकी अपनी आउटपुट जो है वो कम करेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी इनइलास्टिक हो तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट बढ़ाएगा। यूज इन फैक्टर प्राइसिंग, आपकी जब फैक्टर प्राइसेस डिटरमिन करते हो, फैक्टर क्या होते हैं, जिस चीज़ की प्रोडक्शन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती है, आपकी जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिक फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चार जो है ये बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इसको फिर आप पैसे भी देते हो। फैक्टर प्राइसेस इज आल्सो डिटरमिन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड। तो आपकी जो फैक्टर प्राइसेस है इसका इन्हिसार भी इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ गुड पर होता है। द मोर इलास्टिक द डिमांड, अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है वो इलास्टिक हो फॉर द गुड, लोअर विल बी द प्राइस ऑफ इनपुट्स, तो फिर आपकी इनपुट्स के प्राइसेस जो है वो कम होते हैं। एंड वाइस वर्सा, और अगर आपकी डिमांड जो है फॉर द गुड वो इन इलास्टिक हो, तो फिर आपकी इनपुट के प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, हमने इलास्टिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने डिस्कस कर दी। हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि इलास्टिसिटी क्या होता है, फिर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसके फैक्टर्स और इसके मालूम करने के लिए फार्मूला, फिर उस पर एग्जांपल, उसके बाद उसकी मुख्तलिफ डिग्रीज पर आ गए कि प्राइस इलास्टिसिटी की मुख्तलिफ डिग्रीज क्या है। मुख्तलिफ डिग्रीज डिस्कस करने के बाद हम फिर आ गए उस पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, और फिर उसके बाद हम आ गए आपकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। हमने उसकी मीनिंग्स भी डिस्कस कर दी कि अगर आपकी प्राइस इलास्टिक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका क्या मतलब है, और अगर आपकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है तो इसका क्या मतलब है, और अगर आपकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू जीरो आती है तो उसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है। ये चीज़ें समटाइम्स जो है आपकी एमसीक्यूज में आती है कि मतलब आपकी अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ वैल्यू आपने मालूम कर दी, और अगर ये वैल्यू एक से ज़्यादा आ गई, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसका क्या मतलब है। इस पर मुख्तलिफ ऑप्शन भी होते हैं, फिर इसमें आपने ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। इस तरह इसमें ये भी लिखा होता है कि अगर आपने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उस नेगेटिव वैल्यू के क्या मतलब है, और अगर आपकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू आपकी ज़ीरो आ गई तो उस ज़ीरो का क्या मतलब है। तो ये चीज़ें जो है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख के जहन में रख के कि मतलब एमसीक्यूज जो है उसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आ सकती है। तो आपका जो एमसीक्यूज पेपर होता है वो भी मोस्टली इन्हीं लेक्चर्स के और इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन आपने जो है ये पिक करनी है, ये छोटी छोटी बातें आपने समझनी है ताकि आगे जाके फिर आपको आसानी हो।
तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। हमने तकरीबन 3 क्लास जो है हम ऑनलाइन ले सकते थे इस पर। हमने सारी चीज़ें एक ही क्लास में इलास्टिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने एक क्लास में डिस्कस कर दी। जिन जिन स्टूडेंट को मसला हो वो काइंडली व्हाट्सएप पर जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो ग्रुप पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन जो है आपकी आपकी क्वेश्चंस की जवाबात मैं दूँ। आपका ग्रुप जो है आजकल ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मुझे मुझे नोट्स भी कम आ रहे हैं। मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो डेली आपकी अपने क्लास नोट्स जो है वो सबमिट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपने क्लास नोट्स सबमिट नहीं करते उनको पता होना चाहिए कि ये बाकायदा हम आपकी अटेंडेंस लगाते हैं और इन्हीं अटेंडेंस पर जाके फिर हम आगे आपकी मिड टर्म जो हमारे पास जो इंटरनल 20 मार्क्स होते हैं वो फिर इसी पर बेस्ड होती है। तो मतलब कोशिश करें कि टाइम पर जो है अपनी क्लास नोट्स जो है वो मुझे सेंड कर दें। इसके अलावा क्वेश्चन जो है होना तो यही चाहिए था कि आप क्वेश्चन कर देते, फिर आप में जितने जो लायक स्टूडेंट है जो बात को आसानी से पिक कर सकते हैं वही स्टूडेंट्स जो है उनको जवाब देते। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो ज़्यादातर नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि मतलब आप क्वेश्चन जो है अपने पुट करें और फिर जो जो साथी जो जो स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन सुनते हैं वो पढ़ते हैं तो अगर आपको उनके आंसर आते हैं तो वो आंसर आप ही उनको दिया करें। बाद में मैं इस पर फिर थोड़ा रिव्यू करूँगा। अगर उसमें कोई मसला हुआ तो मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।